आज हम पढ़ने वाले हैं महत्तम समावर्तक निकालने की विधियाँ। महत्तम समावर्तक बोलते किसको है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अंग्रेजी में। हाईएस्ट का मतलब है सबसे बड़ा, कॉमन मतलब जो हम जितने भी संख्याओं का महत्तम समावर्तक निकालेंगे उन सब में जो कॉमन होगा, और फैक्टर का मतलब हो जाता है गुणनखंड, या हिंदी में हम बोलते हैं अपवर्तक। तो महत्तम समावर्तक, महत्तम हिंदी में महा का मतलब बड़ा है और महत्तम मतलब सबसे बड़ा। समावर्तक मतलब जो सभी में होगा, जितनी भी संख्याओं का हम महत्तम समावर्तक निकालेंगे उन सभी में जो अपवर्तक होंगे उसमें जो सबसे बड़ा अपवर्तक होगा या जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा वह जो है महत्तम समावर्तक कहलाता है। महत्तम समावर्तक निकालने की 3 विधियां हैं। पहला अपवर्तक विधि, अर्थात अपवर्तक लिखेंगे, जो सबसे बड़ा अपवर्तक होगा वो महत्तम समावर्तक हो जाएगा। दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि, मतलब हम जो भी संख्याएं हम लेंगे उन सभी का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। फिर तीसरा है भाग विधि, हम तीनों को एक साथ भाग देंगे और वहाँ पर से हम उसको महत्तम समावर्तक निकालेंगे जब तक तीनों में भाग जाता रहेगा। तो शुरुआत करते हैं पहली अपवर्तक विधि से। एक सवाल ले लेता हूँ, 24, 36 और 60, ये 3 है, अपवर्तक विधि है। मतलब हम तीनों के हमको अपवर्तक निकालना है, तो हम लिख लेते हैं पहले 24 के अपवर्तक, मतलब 24 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे। यदि हम देखते हैं तो जैसा पहले भी बताया हूँ कि किसी के भी गुणनखंड में वो संख्या खुद होती है और 1 होता है, क्योंकि उस संख्या को हम उसी संख्या से भाग दे सकते हैं, 24 एकम 24, या 1 से भाग दे सकते हैं। तो ये हो गया 1 और 24। दूसरा है, चूंकि ये सम संख्या है 24, तो 2 से भाग जाएगी। तो हम 2 से अगर 24 को भाग देते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 12 आ जाएगा। और 12 दूनी भी 24 होता है, तो हम 12 को भी लिख लेते हैं और 2 को भी लिख लेते हैं। तीसरा है 3 से हम 24 को भाग देंगे तो हमारा आएगा 3 अट्ठे 24, तो 3 को भी लिख लीजिए और 8 को भी लिख लीजिए। अब इसके बाद है 4 के भी पहाड़े में 24 आता है, पूरा भाग जाता है, तो हम 4 को लिख लेते हैं। और कितने बार में भाग जाता है? 4 छक्के 24। अब 4 और 6 के बीच में सिर्फ एक 5 बच गया है और 5 के पहाड़े में 24 नहीं आता है, तो इसलिए हम 5 को नहीं लिखेंगे। ये हो गया 24 के अपवर्तक। तो 24 के अपवर्तक में सबसे बड़ा अपवर्तक है 24। अब हम लिख लेते हैं 36 के अपवर्तक। यहाँ भी वही स्थिति है, आप 1 और 36 को आप सबसे पहले लिख लीजिए, क्योंकि 36 एकम 36 और 1 से भाग देंगे तो आपको 36 भी आएगा, तो इसलिए तो 1 और 36 दोनों लिखा जाएगा। 2 से अगर हम 36 को भाग देते हैं तो अगर पूरा भाग जाता है तो 18 दूनी 36 होता है, अर्थात 2 से भाग देंगे तो 18 आएगा। तो 2 भी लिख लेते हैं और 18 भी लिख लेते हैं, 18 दूनी 36 के हिसाब से। फिर 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 3 से भाग देंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 तिया 36 होता है, तो 12 भी लिखा गया और 3 भी लिखा गया। 3 के बाद में आ जाता है 4 के पहाड़े में 36 कितने बार में आता है? 9 बार में, तो 4 9 36 हो जाएगा ये, तो 9 भी लिख लेंगे हम लोग। अब 5 के पहाड़ा है, 5 के पहाड़े में 36 आता नहीं है, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। और 6 के पहाड़े में आ जाता है 6 छक्के 36, मतलब 6 को 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुणनखंड हम एक ही बार लिखते हैं। तो 6 छक्के 36, तो 6 ही लिख लेंगे एक बार। ये हो गया सब 6 के 36 के अपवर्तक, और 36 का सबसे बड़ा अपवर्तक है 36। अब इसके बाद है 60 के अपवर्तक ले लेते हैं हम लोग इसी तरीके से। 60 के अपवर्तक देखेंगे तो 1 और 60 को तो आप लिख ही लीजिए पहले, क्योंकि 60 एकम 60 और 1 से भाग देंगे तो 60 आएगा, है ना, जो हम लोग सामान्य भाग के नियम के आधार पर जानते हैं कि 1 से भाग दो तो वो संख्या स्वयं आती है ना। अब 2 में आएगा तो 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा कि 2 तिया 6, 2 शून्य 0, मतलब 30 आ जाएगा, और हम बोल सकते हैं 30 दूनी 60। 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 3 शून्य 0 आ जाएगा, मतलब 20 आ जाएगा। या हम ये भी बोल सकते हैं कि 20 तिया 60। फिर 4 के में देखेंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, मतलब 15 आ जाएगा। और 15 के पहाड़े में 60 कितने बार में आता है? 4 बार में आता है, तो 15 चौक 60 हो जाएगा।
उसके बाद है हमारे पास में 5। 5 के पहाड़े में आप देखेंगे तो भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब 12 आ जाएगा। तो 12 लिख लेते हैं हम लोग। और इसके बाद है 6, और 6 के पहाड़े में हम देखते हैं 6 दहाम 60 होता है, तो 6 भी लिख लेंगे और 10 भी लिख लेंगे। इस प्रकार से हम, और अब 6 के बाद में हमारे पास में 7 है। 7 के पहाड़े में नहीं आता है, 7 अट्ठे 56, 7 9 63। 8 के पहाड़े में नहीं आता है, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64। 9 के पहाड़े में नहीं आता है, 9 छक्के 54, 9 सत्ते 63। सीधा 10 के पहाड़े में आता था और 10 हमने लिख लिया है। तो अब ये अगर हम बाकी जो बीच की संख्याएं हम देखेंगे, उनके पहाड़े में किसी में भी 60 आपको आता हुआ नहीं दिखेगा। तो ये सब हम लोगों ने एक प्रकार से लिख लिया है। अब इसके आधार पर हम देखेंगे जो समान अपवर्तक होगा उनको लिख लेते हैं हम लोग। जो समान अपवर्तक, समान अपवर्तक का मतलब ही है समापवर्तक। तो समान अपवर्तक कौन कौन से दिख रहे हैं हमको? 1 तीनों में है, 2 तीनों में है, 3 तीनों में है, 4 भी मुझे तीनों में नज़र आ रहा है। उसके बाद 5 जो है वो तीनों में नहीं है। फिर 6 जो है वो तीनों में है, तो 6 को लिखेंगे, 5 को नहीं लिखेंगे हम लोग, 5 हमारा छूट जाएगा। उसके बाद है इसमें दिखता है 8, तो 8 जो है वो इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। 9 इसमें है लेकिन किसी और में नहीं है। 10 इसमें है लेकिन किसी और में नहीं है। उसके बाद है हमारे पास 12। 12 हमको तीनों में नज़र आ रहा है, तो हम 12 को लिख लेते हैं। 12 के बाद यहाँ तो सिर्फ 24 ही है, तो और कुछ तो आना क्या सवाल ही नहीं पैदा होता। चाहे 18 हो, चाहे 15, 20, 30 हो, सब में नहीं रहेगा। और 24 भी जो है वो सब में नहीं है। तो हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ा अपवर्तक है वो है 12, अर्थात हम बोल सकते हैं कि महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 12। ये सबसे बड़ा अपवर्तक, महत्तम समापवर्तक 12, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। महत्तम समापवर्तक की विशेषता होती है कि आपने जितनी भी संख्याएं दी हुई है, उन संख्याओं में से जो सबसे छोटी संख्या होगी वो उसके बराबर हो सकता है या फिर उससे छोटा होगा, ये तय है। मतलब 24 से छोटा होना चाहिए था उसको, और 24 के या तो फिर बराबर हो सकता था। तो हम देख रहे हैं कि 24 के बराबर नहीं है, 24 से छोटा है। और 24 के बराबर होने का मतलब है कि 24 से हम तीनों को भाग दे सकते होते तो 24 हो सकता था। तो इस प्रकार से हम महत्तम समापवर्तक की थोड़ी अपनी जांच परख भी कर सकते हैं कि वो सबसे छोटी संख्या से छोटा है या नहीं है। अगर बराबर है तो वो तीनों को भाग दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो ये हो गई हमारी अपवर्तक विधि। अब हम दूसरी विधि ले लेते हैं, प्राइम फैक्टर मेथड, अर्थात अभाज्य गुणनखंड विधि, जो सबसे ज़्यादा उपयोग होती है महत्तम समापवर्तक के लिए। तो हम अगली विधि ले लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है प्राइम फैक्टर, तो मेथड भी प्राइम फैक्टर मेथड हो गया है वो, है ना। अब हम अभाज्य गुणनखंड विधि के आधार पर, अर्थात हम गुणनखंड निकालेंगे और अभाज्य गुणनखंडों से हम भाग देकर हम उसका गुणनखंड करेंगे। कोई भी ऐसी संख्या का गुणनखंड नहीं से भाग नहीं देंगे जो अभाज्य संख्या नहीं होगी, तो इसलिए उसका नाम अभाज्य गुणनखंड विधि पड़ता है। तो हम लोगों ने जो सवाल लिया था मैं उसी को ले ले रहा हूँ, 24, 36 और 60, इन तीनों का हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। ये 24 हो गया, ये 36 हो गया और ये 60 हो गया। क्योंकि तीनों सम संख्या है तो पहले 24 को शुरू कर रहा हूँ 2 से निकालने के लिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छक्के 12, फिर 2 तिया 6 और 3 एकम 3। क्योंकि सब सम संख्या आ रही थी, सब 2 से भाग जा रहा था। जहाँ से विषम संख्या आई वहाँ पर हम लोगों ने 3 से भाग दे दिया। अब इसके बाद है 36, अभी ये भी सम संख्या है, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, अभी भी 2 के पहाड़े में आ रहा है, तो 2 9 18। अब ये 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा, तो 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 3 एकम 3। इसके बाद 60 है, ये भी अभी हमको दिख रहा है, शून्य है इकाई में, मतलब सम संख्या है, 2 से भाग जरूर जाएगा, तो 2 तिया 6, 2 शून्य 0, अभी भी शून्य है, 2 से भाग दे देते हैं, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। यहाँ सब भागफल लिखते जाते हैं ना, इसको सावधानी रखेंगे। यहाँ जितना भी आएगा सब भागफल आ रहा है। 2 से भाग दिए, भागफल आया 15। अब 15 जो है चूँकि सम संख्या नहीं है तो वो 2 के पहाड़े में नहीं आएगा। हमको मालूम है वो 3 के पहाड़े में आता है, 3 पंचे
15 और 5 एकम 5। 5 जो है वो किसी और के पहाड़े में नहीं आता है, सिर्फ 5 के पहाड़े में ही आता है, तो इसलिए हम 5 से ले लिए। इस प्रकार से हमने तीनों को भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है, अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया हम लोगों ने। अब जब हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं तो हम इनको अब देख लेते हैं कि इनके गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन से हैं। जैसे 24 में है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 1। 1 नहीं भी लिखूंगा तो भी चलता है वैसे, लेकिन बोलते समय हम लोगों को समझाते समय क्योंकि 1 भी उसका शामिल है गुणनखंड के रूप में, इसलिए हम उसको लिख ले रहे हैं। फिर है 60। 60 है 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 1। महत्तम समावर्तक जो तीनों में होंगे उसको लिखेंगे हम लोग। जैसे ये 2 2 2 2 ले, अभी भी तीनों में ये 2 दिख रहा है, 2 2 2 फिर 2 ले लीजिए। अब यहाँ 2 है लेकिन आगे बाकी किसी में 2 नहीं है, तो हम लोग 3 को देखते हैं, 3 दिख रहा है सब में। अब यहाँ पर 1 बच गया है और यहाँ 2 बच गया जो बाकी में नहीं है, और 1 जो है वो सब में है, तो 1 को भी आप ले लीजिए। ऐसे करके आप देख रहे हैं 5 जो है वो बाकी किसी में नहीं बचा है ही नहीं, और 3 भी बाकी किसी में नहीं है, तो इसलिए उसे छोड़ दिया गया है। कॉमन फैक्टर का मतलब यही था कि जो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड तीनों में होंगे उसे ही हम लोग लेंगे, भले हम एक बार लिखते जाते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ये महत्तम समावर्तक हो गया। पिछले बार भी हमारे सवाल में यही महत्तम समावर्तक आया था, मतलब अभी तक हम अपने सवाल को बिल्कुल सही तरीके से बना रहे हैं। हाँ, ये हो गई हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टर मेथड। तीसरी विधि हम लोग ले लेते हैं भाग विधि। और भाग विधि वैसे सबसे ज़्यादा उपयोग अभाज्य गुणनखंड विधि ही होती है, भाग विधि बहुत कम उपयोग में करते हैं, जबकि उसे भी करना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयोग यही होता है निकालने के लिए। तो हम लोग तीसरी विधि ले लेते हैं। इसी 24, 36 और 60 का हम लोग डिवीज़न मेथड से निकाल लेते हैं। डिवीज़न मेथड मतलब भाग विधि, भाग मतलब आपको भाग देना है। ध्यान देने बात यह रहती है कि ऐसी संख्या से बस भाग देना है जो तीनों को भाग दे सके, इसलिए कॉमन फैक्टर हो जाता है। तो तीनों को भाग दे सके वहीं तक हमको भाग देना है, जब आगे जाके तीनों को भाग देने की स्थिति नहीं आएगी हम वहाँ पर उसे रोक देंगे। तो एक साथ भाग देना है 24, 36 और 60 को। अभी हम इसके पहले अलग अलग दिए थे, पूरा भाग देने की कोशिश किए थे, अब हम पूरा भाग नहीं देंगे और इसको एक साथ जहाँ तक भाग जाएगा वहीं तक लेंगे। जैसे अभी तीनों सम संख्याएं हैं, हमको दिख रहा है तो हम 2 से भाग दे देते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 शून्य 0। बड़ी सावधानी है रखनी है कि यहाँ पर आपको भागफल ही लिखने पड़ते हैं, तो बहुत सावधानी से लिखते जाइए। बाकी सब आप मन में कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आप इसको रफ में, अगर बड़ी संख्या है तो आप रफ में भाग देकर उसके भागफल को यहाँ पर लिखते जाइए, जो ज़्यादा अच्छा है अगर आपको थोड़ी भी कठिनाई होती है तो। अभी भी तीनों सम संख्याएँ हैं, 2 छक्के 12, 2 नौ 18, 2 से भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 6, 9 और 15 आ जाएगा। अब जो स्थिति है वो ये है कि ये सिर्फ 6 भर जो है वो सम संख्या है, बाकी दोनों विषम संख्या है, मतलब 2 के पहाड़े में नहीं आएंगी। अब हम देख लेते हैं 3 के पहाड़े में। 3 के पहाड़े में तीनों दिख रही है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, तो हम 3 से भाग दे देते हैं। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंचे 15। अब जो संख्या हमारे पास बची है वो किसी भी ऐसी संख्या से भाग नहीं जाएगी जो तीनों से हो। जैसे ये 2 से ही जाएगी तो 2 से इन लोग नहीं जाएंगे, ये 3 से जाएगा तो ये दोनों 3 से नहीं जाएंगे, ये 5 से जाएगा तो ये दोनों 5 के पहाड़े में नहीं आएंगे। तो हम यहाँ पर इस भाग को रोक देंगे बिल्कुल भी, जो तीनों को अभी तक भाग दिया है खाली हम उसे ही लिखेंगे। तो हमारा महत्तम समावर्तक हो जाता है। इसलिए कोशिश करिए महत्तम समावर्तक पूरा लिखने की। बच्चों को बता रहे हैं तो कोशिश करिए कि पूरा लिखिए। अब महत्तम समावर्तक अगर हम निकालते हैं तो 2 और 3 है हमारे पास में। 2 गुणित 2 गुणित 3 मतलब हो गया 2 दूनी 4 तिया 12। तो ये हो गया महत्तम समावर्तक। हम लोग देखे हैं कि तीनों ही विधियों में हमने ये सवाल समान लिया था, तीनों वही संख्याएं थी और तीनों में महत्तम समावर्तक जो है वो 12 आया था, और तीनों विधियों से निकालकर हमने देखा है। तो ये निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। अगले उसमें हम लोग लघुत्तम समावर्तक को निकालने की विधि देखते हैं, उसकी भी 3 विधियां हैं और तीनों विधियों को हम लोग उपयोग करके देखते हैं। उसमें बता दूंगा कि कौन सी विधि जो है वो बड़ी संख्याओं के लिए लागू नहीं भी होती है, लेकिन तीनों विधि हम लोग एक बार समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे।